जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। जितने भी पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल या फिर और उससे पहले की क्लास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत के स्रोत, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में राजकीय मांगों और दावों से छूट का उल्लेख है। देखिए जो राजकीय मांग है और जो दावा है, इसमें छूट का अभिलेख जो है ये कहाँ से पता चलता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट दिया है, अशोक का सारनाथ लघु स्तंभ अभिलेख। अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। तो जो अशोक का सारनाथ लघु स्तंभ अभिलेख है, इसमें अशोक ने क्या किया कि जो उसके महामात्र होते हैं उन्हें ये आदेश देता है कि संघ भेद रोका जाए, संघ भेद न होने पाए। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत इन्हीं का अभिलेख है। देखिए समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में अगर देखेंगे तो जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है यही सबसे प्रसिद्ध है। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति भी किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और इसी से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिशेर ने किया था। तो जो प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसने किया है? हरिशेर ने किया है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये शक महाक्षत्रप है ना अभिलेख है। इसमें ये शक संवत दिया है 72। शक संवत 72 का मतलब इसमें 78 वर्ष और जोड़ लेंगे क्योंकि 78 वर्ष पीछे चलते हैं। 150 ईस्वी का है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख है। तो जूनागढ़ का अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख है। यह चंपू शैली पता है क्या होता है? इसमें गद्य और पद्य दोनों एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे देखिए जो ये आप पढ़ रहे हैं ये सब गद्य शैली है, जो पोयम पढ़ा जाता है, कविता पढ़ी जाती है, वो पद्य शैली होती है। जब दोनों को मिश्रित कर दिया जाएगा तो इसे चंपू शैली कहते हैं। तो चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये चंपू शैली में लिखा गया अभिलेख है, ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया महाकवि भवभूति प्राचीन विद्वान थे जिनके 3 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। देखिए मालती माधव ये भवभूति ने लिखा है। इसके बाद उत्तर रामचरित ये भी भवभूति ने लिखा है। ओडिशा महावीर चरित माघ ये भी भवभूति ने लिखा है। ये तीनों काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद मारवाड़ का जो प्राचीनतम महाकाव्य शिशुपाल वध ये भी भवभूति के द्वारा ही लिखा गया है। तो देखिए भवभूति के कुछ रचनाएं यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि शिशुपाल वध ये भवभूति ने लिखा है। इनका प्रसिद्ध नाटक है मालती माधव, उत्तर रामचरित और उड़ीसा वीर चरित। आगे यहाँ पे दिया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में प्राकृत भाषा में लिखा गया खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान के समीप उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से प्राप्त हुआ है, उदयगिरी पहाड़ी के पास। आगे है इस अभिलेख में भारतवर्ष मतलब भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख है। तो भारत वर्ष का पहला उल्लेख कहाँ पर है? ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का यहाँ से मिला है। उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर से प्राप्त हुए। खारवेल चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो खारवेल एक शासक थे, चेदी वंश से संबंधित थे, इन्हें महामेघवाहन से संबंधित माना जाता है। वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल किस धर्म का अनुयायी है? जैन धर्म का अनुयायी है, चेदी वंश से संबंधित है। कौटिल्य ने स्त्रियों से विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक लेना, की यह अनुमति अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दी हुई है और तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। अमरावती का महास्तूप जिसे महाचैत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो महाचैत्य क्या है? अमरावती का महास्तूप है, सातवाहन कालीन स्तूप है। तो महाचैत्य का संबंध किससे? सातवाहन से है।
आगे यहाँ पे दिया सुर्ख कोतल, जिसे चश्मा ए सिर या सर ए चश्मा भी कहा जाता है, बैटरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो सुर्ख कोतल जैसे भारत में आपने देखा है मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं, है ना, कालीबंगा पढ़ते हैं, अलग अलग जगह का नाम है। वैसे सुर्ख कोतल बैटरिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाण शासकों के शासन के दौरान किए गए स्मारकी निर्माणों का स्थान है। देखिए कुषाण वंश के शासकों ने जो निर्माण करवाया था वही सुर्ख कोतल से प्राप्त होता है। आगे रबतक शिलालेख, जिसमें कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, यहीं से प्राप्त हुआ है। तो रबतक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुर्ख कोतल से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां सुर्ख कोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर। तो सुर्ख कोतल से अग्नि मंदिर मिला है, कनिष्क की मूर्ति मिला है, सुर्ख कोतल शिलालेख मिला है। दोस्तों आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है हुविस्क। हुविस्क ये भी कनिष्क के वंश से आता है, ने बहुत से स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया है। हुविस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त हुए, मतलब इसने सोने के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए और कुछ चांदी के भी सिक्के चलाए हैं। इन पर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। हुविस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां हैं, मतलब हुविस्क धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, यहाँ से ज्ञात होता है। तथा यूनानी एवं रोमन लिपि, रोमन वेशधारी देवी की आकृति भी अंकित है, जिस पर रोमा लिखा है। तो रोमा यूनानी देवी है, यहाँ से पता चलता है। हुविस्क के सिक्कों पर यूनानी देवी देवता, फारसी देवी देवताओं और भारतीय देवताओं के भी आकृति प्राप्त होते हैं। इसके सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा, मतलब अहुर माजदा एक देवता है जो पारसी देवता है, ये संबंधित है। अहुर माजदा पारसियों के सर्वोच्च देवता होते हैं। आगे यहाँ पर दिया अशोक का एर्रागुडी अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया। तो अशोक का एर्रागुडी अभिलेख किस शैली में लिखा गया? बलिवर्द में। एर्रागुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एर्रागुडी अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से प्राप्त किया गया। यूक्रेटाइडिस यूनानी को यमन भी कहा जाता था, का एक महत्वपूर्ण शासक था। कपीसा में प्राप्त उसकी एक महत्वपूर्ण मुद्रा में उसे कपीसा का नगर देवता, मतलब कविशीय नगर देवता कहा गया। तो जो यूक्रेटाइडिस है इसे कपीसा का देवता बताया गया इसके एक सिक्के के माध्यम से। अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, जिसे फिरोज शाह की लाट या फिर भीमसेन की लाट या दिल्ली की शिवालिक लाट के नाम से जाना जाता है। तो अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ, इसे जरूर याद रखिएगा। फिरोज तुगलक ने इस स्तंभ को मीनार ए जरीन, मतलब स्वर्ण स्तंभ कहा है। तो मीनार ए जरीन किसे कहते हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ को कहते हैं, ये अशोक से संबंधित है। आगे अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कई देशों में प्रचारक भेजे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलता है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने कई देशों में शासक भेजे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? महावंश से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है। देखिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये बताता है कि जो पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र मिल गया था, सौराष्ट्र जो कि आज के गुजरात में, ये पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलाया था। सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था, जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किया। तो सुदर्शन झील ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसने किया था? पुष्यगुप्त ने किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल था। कन्हेरी से प्राप्त अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि सातवाहन शासक विशिष्टिपत्र पुलुमावी की रानी महाक्षत्रपी शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री थी। देखिए कन्हेरी का जो अभिलेख प्राप्त होता है यहाँ से पता चलता है कि जो सातवाहन की शासक है, देखिए विशिष्ट पत्र पुलुमावी की रानी महाक्षत्रपी शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री है। आगे दिए अतः पुलुमावी रुद्रदामन की जामाता है, जो पुलुमावी रुद्रदामन की जामाता है। इस समय तक शकों ने कुकुर, सुराष्ट्र, मरु, स्वम्भ्र, अवंती और आकर प्रदेश पुनः सातवाहनों से छीन लिए थे। आगे दिया मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के प्रधान को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। सार्थवाह का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापारिक काफिले के प्रधान के रूप में किया गया। तो सार्थवाह कौन होता था? जो व्यापार का प्रधान होता था उसे कहते थे। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के आंतरिक व्यापार का समृद्ध वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है वृहद शिलालेख संख्या 13 में
5 यमन राजाओं के नाम मिलते हैं। ये हम लोगों ने मौर्य वंश में जब सम्राट अशोक को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा था कि जो वृहत शिलालेख संख्या 13 है, इसमें 5 यमन राजाओं के नाम है जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। इनमें पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय था, मिस्र का शासक टॉलमी द्वितीय था, फिर टॉलमी तृतीय हो गया। फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी जो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थी। मगध का शासक साइरिन था, एंटीगोनस द्वितीय हो गया, और मेसिडोनिया का शासक अलेक्जेंडर था। तो ये 5 शासक है जहां पर चंद्रगुप्त ने प्रचारक भेजे थे, अशोक ने प्रचारक भेजे थे। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए मौर्य वंश के प्रांतीय प्रशासन की जो व्यवस्था है, ये संचालन जो है शाही या राजकीय परिवारों द्वारा संचालित होता है। मौर्य काल के समय में 5 जो मौर्य राजवंश है 5 भागों में विभाजित था, हम लोगों ने पीछे देख रखा है। इनकी जो सबसे छोट मतलब इनकी इकाई प्रांत के रूप में थी। प्रशासनिक इकाई जो प्रांतपति होता था, जिसे कुमार या फिर आर्य कुमार पुत्र भी कहा जाता था। दक्षिण भारत के तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना की गई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सिलप्पा दिकारम। इसे तमिल का बाइबल भी कहा जाता है ना, जिसकी रचना इलेंगो ऑडिगल ने की है। यह महाकाव्य न केवल कथनात्मक दृष्टि से हृदय स्पर्शी है, परंतु कविता, संगीत, नाटकीय तत्वों से भी काफी महत्वपूर्ण है। जो सिलप्पा दिकारम, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट धौली के सैल हाथी का शिल्प जो है 3री ईसा पूर्व मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। तो जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट धौली के सैल हाथी है का जो शिल्प है अशोक ने निर्मित करवाया। मथुरा में खड़ी अवस्था में बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है। इसका संरक्षण कुषाण शासकों ने किया है। तो मथुरा में बुद्ध की मूर्ति है, इसका संरक्षण कुषाण शासकों ने किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे दिया कल्याण। कल्याण मतलब कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कोस्मास ने किया है। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के बाद उत्तराधिकारियों में एक दशरथ ने भी शासन किया, जिसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी। अशोक के बाद यह लोकप्रिय उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। अशोक के बाद शासन करने वाले शासक कुणाल भी था। दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी था। इसके अलावा वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। मतलब मौर्य वंश में दशरथ नाम से भी राजा हुए, कुणाल नाम से हुए। आगे दिया सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में था। अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक का कंदहर स्थित सर-ए-कुना अभिलेख द्विभाषित अभिलेख है। इसमें यूनानी एवं अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया। तो सर-ए-कुना या सर-ए-कुना जो है, इसमें 2 भाषा का प्रयोग किया गया, यूनानी और अरमाइक। आगे दिया संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से है। जो कावेरी का पत्तनम है मतलब कावेरी का पोर्ट है, इसका संबंध चोल से। पुहार बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर स्थित था। तो पुहार बंदरगाह कहाँ पर है? कावेरी के मुहाने पर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। उन्हें शूद्रों की कोटि में रखा गया था। वेल्लार कृषक वर्ग एवं पुलयन दस्तकार वर्ग होता था। तो संगम साहित्य में जो व्यापारी है इन्हें वेनिगर कहते थे, लेकिन इन्हें शूद्र माना जाता था। और वेल्लार कृषक को कहते थे और पुलयन दस्तकार को कहा जाता था। शुंग कला का केंद्र बोध गया, सांची और भरहूत। देखिए शुंग कला, इसका जो केंद्र है क्या क्या है? बोध गया है, सांची और भरहूत है। शुंगकालीन कला में पशु अंकन मौर्य काल की तरह राजकीय रूप में कम और सामाजिक महत्व एवं धार्मिक दृष्टिकोण से ज्यादा हुआ है। इस काल में शिल्पी की कल्पना के भी दर्शन मूर्तियों पर होते हैं। यह सभी संगमकालीन समाज के वर्गों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वेल्लार जो किसान वर्ग है, सुड्डुम ये ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल है। आगे दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया देखिए आप देख सकते हैं जो करी काल है ये प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक होता है। तो जो चोल राजा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है करी काल जो प्रारंभिक है। इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं इसकी स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी उरैयर से कावेरी पट्टनम कर लिया, मतलब अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। पहले उरैयूर राजधानी था जिसे कावेरी पट्टनम इसने बनाया। करी काल 7 स्वरों का ज्ञाता था और वैदिक धर्मानुयायी था। सिलप्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। इसकी रचना इलिंगो आदिगल ने की है। इस ग्रंथ में पत्नी पूजा का उल्लेख मिलता है।
यहीं से इस समाज का के मातृसत्तात्मक व्यवस्था से पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर धीरे धीरे परिवर्तन होने का संकेत मिलता है। मतलब सिलप्पाधिकारम से पता चलता है कि जो मातृसत्तात्मक सत्ता है ये कैसे पितृसत्तात्मक में परिवर्तित हो गया। सिर विहीन कनिष्क की प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। कनिष्क के समय में अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। तो कनिष्क ने बौद्ध का जो चौथी संगीति है इसका आयोजन कश्मीर में करवाया था। आगे नहपान छहरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, छहरात वंश इसका सबसे प्रसिद्ध शासक है नहपान। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र में मिले हैं। ये चांदी अथवा तांबे के हैं। इसके सिक्के निश्चित मानक हैं। उसके समय में सोने चांदी के सिक्के जिसे कारसापड़ कहते थे का विनिमय दर 1:35 होता था। नहपान के अमात्य आर्यमन ने एक अभिलेख जिसे कि जो नार या पूना कहते हैं यहाँ से प्राप्त हुआ है। सातवाहन युगीन समाज वर्णाश्रम पर आधारित थी। परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया जिसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने और वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया है। इसके समय नई नई जातियां व्यवसायों के आधार पर संगठित होने लगी। आगे यहाँ पर दिया दोस्तों कनंगी साहित्य संगम साहित्य सिलप्पाधिकारम की गायिका थी। सिलप्पाधिकारम की रचना इलिंगो आदिकल ने कई बार आ चुका है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। भरहुत स्तूप का पता 1873 ईस्वी में कनिंगम महोदय ने लगाया था। इस स्तूप की वेष्टनी तथा तोरण द्वार शुंग काल का है। शुंग वंश युग की पक्षी प्रतिमा इस स्तूप पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त यक्ष याक्षिणी प्रतिमा वृक्ष आलिंगन करती महिला का दृश्य इसमें प्रमुख है। तो दोस्तों ये मौर्य और मौर्योत्तर काल हम लोगों ने समाप्त किया। अब अगली क्लास में हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।